हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया से जुड़ी है जहां पर एक खतरनाक वायरस के चलते लोग इंसान से शैतान में परिवर्तन होते जा रहे। हर तरफ मौत का तांडव था। ऐसे में एक बहादुर महिला रोज मौत को इस खेल को मात देकर खुद को किसी तरह से जिंदा रखने में कामयाब थी, लेकिन न जाने क्यों इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। अब इसके पीछे क्या वजह थी और क्या वो खुद को आखिर कब तक बचा पाएगी, आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में। कहानी की शुरुआत में एक सुनसान जंगल से होती है जहां चारों तरफ सिर्फ शांति पसरी हुई है। यहीं पर हमें आना नाम की महिला से रूबरू कराया जाता है, जिसने अपने चेहरे पर एक अजीबोगरीब लेप लगा के रखा हुआ है और नजदीकी तालाब में जाकर नहाती है। आना के पास एक गाड़ी हुआ करती है और वो उसी के सहारे यहाँ से वहां जाती। इसमें कुछ कैंस फूड भी थे जो जीने के लिए इस वक्त उसके एकमात्र साधन बने हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अपना घर बार छोड़कर आना यहाँ क्या कर रही है, उसे किस चीज का खतरा है। तो बता दे कि इसकी असल वजह है कुछ समय पहले दुनिया में फैला एक बहुत ही खतरनाक वायरस, जिसने लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया। और तो और जो थोड़े बहुत लोग बचे हुए थे वो इस वायरस के चलते ज़ोंबी में बदल चुके। नतीजा वहीं दूसरी तरफ ज़ोंबी के कुछ चुनिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनका खून पीने के लिए पागलों की तरह घूम रहे। बस यही कारण था कि आना इस जंगल में अकेले भटकने के लिए मजबूर है। हालांकि उसका छोटा सा परिवार भी था जिसमें पति जेसन और लाडली बेटी भी थी। वायरस फैलने की खबर सुनते ही ये दोनों अपनी बेटी को जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। ये जंगल उनके घर से ज्यादा दूर भी नहीं था। वहीं जेसन अक्सर कैंपिंग करने के लिए जंगलों में जाया करता है, इसीलिए उसको इस बात का अच्छा खासा तजुर्बा था कि आखिर कैसे जंगल में रहा जाता है। समझदार जेसन यहाँ आना को जंगल में रहने के सारे तौर तरीके सिखाने लगता है, जैसे कि कैसे जानवरों का शिकार करना है, कौन सा फल खाने के लायक है और जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए बंदूक से कैसे निशाना लगाते हैं। जेसन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके इर्द गिर्द के हालात बद से बदतर हो गए। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा है। इंसान तो छोड़िए, जानवरों के सुराग मिलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम आना बच्ची को बचा सके। अब अगले रोज बदकिस्मती से उनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। जेसन नजदीकी घर से उसके लिए कुछ दवाइयां और खाने का सामान लेने के लिए जाता है। दूसरी तरफ ऐना अपनी बेटी के पास रहकर उसका इंतजार करती है, लेकिन पूरा दिन और रात गुजर जाने के बावजूद भी जेसन वापस नहीं लौटता। अब ऐना को उसकी चिंता सताने लगी थी। ऐसे में वो खुद बेटी को कार में लॉक करके पति को ढूंढने के लिए अकेले निकल पड़ती है। थोड़ी दूर पहुंचती है कि उसे जेसन की लाश मिलती है, जो देखकर तो उसकी रूह कांप जाती है। जेसन के हाथों में अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने के कुछ सामान थे। उसे देखकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाती, क्योंकि आखिरी वक्त तक भी वो अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा था। उन चीजों को ऐना अपने पास रखकर नम आंखों के साथ पति को अंतिम संस्कार करती है। और फिर एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिन आता है। अब उसके पास जरूरत की हर चीज खत्म होने की कगार पर है। अब उसे खुद ही खाने की व्यवस्था करनी है, इसीलिए वो खाने की तलाश में अपनी बेटी को गाड़ी में ही छोड़कर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद कहानी अतीत के चक्रव्यूह से निकलकर प्रेजेंट में आती और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ ऐना जंगलों में जानवरों के मल को इकट्ठा कर रही है। वह पेड़ों को खोदकर उस कीड़े खाने के लिए निकाल रही है। साथ ही साथ उसके हाथों में एक किताब भी होती है जिसमें दुनिया भर के लगभग सभी पेड़ पौधों की जानकारी थी। और तो और कुछ छोटे मोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाती है। अब वो पेड़ से लाल बेरी तोड़कर खाने लगती है, लेकिन उन्हें खाती उसे जोरदार उल्टियों का सामना करना पड़ता। शायद ये जहरीला था, जिसका अंदाजा ऐना लगा नहीं पाई। उल्टियां करते करते वो इतना पस्त हो जाती है कि वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से निकलते आंसू इस बात को साफ साफ बयां कर रहे थे कि वो ऐसे जीने से अब मरना ही बेहतर समझ रही है। अपनी जिंदगी से वो थक चुकी है। एक जगह पर वो अपने लिए पेशाब इकट्ठा कर रही थी। फिर गाड़ी के ऊपर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए मल का लेप भी लगाती है ताकि ज़ॉम्बीज उसकी गंध को सूंघ ना सके। अब वो गाड़ी में बैठकर पुराने रेडियो फोन को निकाल कर उसे सुनने लगती है, जो कि फ्रेंच में कुछ बोल रहा था। परंतु अफसोस कि आना के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। उसके पास एक म्यूजिक फोन भी था जिसे देखकर वो अपनी बेटी को याद करने लगती है। परंतु इस दौरान उसकी बेटी कहाँ थी, आखिर उसे क्या हुआ है, ये हमें कुछ ही देर में मालूम पड़ने वाला है। सुबह जब वो अपने द्वारा फंसाए हुए फंदों को देखने जाती है तो उसमें कोई भी जानवर नहीं था, जो देखकर उसे काफी मायूसी होती है। अब उसके पास केवल 2 ही दिन का खाना बचा हुआ। ऐसे में ऐना को अब कुछ भी करके अगल बगल के घरों में खाने की तलाश में जाना पड़ेगा, लेकिन वहां सबसे बड़ा खतरा था ज़ॉम्बीज।
इसीलिए वहां जाने से पहले एना अपने शरीर को हल्का सा काटती है और वहां से निकल रहे खून को एक गिलास में डाल देती है। फिर खुद के शरीर में जानवरों के मल का लेप लगाती है, हाथों में बंदूक को थाम कर निकल पड़ती है। लेकिन इस बीच उसके मन में एक ही चीज चल रही थी, वो कम से कम अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर, क्योंकि उसके पास गिन चुन कर अब सिर्फ 4 गोलियां ही बची है। वो एक नजदीकी घर पर जाती है और उसके फ्रेंच पर पहुंचकर अपनी म्यूजिक फोन को उसमें टांग कर उस पर खून का छिड़काव कर देती है, ताकि ज़ॉम्बीज़ को इस तरफ आकर्षित करवा कर पीछे के रास्ते से खाने की चीज़ को चुरा कर भाग जाए। वेलाना का ये प्लान काम भी कर जाता है। वो अपने लिए अच्छा खासा खाना जुटा भी लेती है, लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त गलती से उसके पैर से डस्टबिन की ठोकर लग जाती, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी उसकी ही तरफ खींचे चले आते। अब एना अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागती है, जिस दौरान फ्रेंच में फंसने की वजह से उसके पेट में चोट लग जाती है। नतीजा खून गिरने लगता है, जिसकी गंध पाकर ज़ॉम्बी भी अब तेज़ी से उसके पीछे आने लगे थे। अब इसी भागा दौड़ी में एना के बीच से आधे से ज़्यादा फूड गैंग वहीं गिर जाता है। खुद की जान बचाने के लिए वो फौरन पेशाब से भरी बाल्टी गिरा लेती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ भ्रमित हो जाते हैं और वो एक जगह पर बैठकर पहले अपने घाव की मरहम पट्टी करती है, फिर वहाँ से निकलने लगती है। जब कार में पहुंचने पर वो अपना बैग खोल कर देखती है तो उसमें सिर्फ 2 ही फूड कैन बचे थे, बाकी तो रोड पर ही गिर गए। इसीलिए वो दोबारा उन्हें उठाने के लिए जाती है और तभी रोड क्रॉस करते वक्त वहाँ उसे एक घायल आदमी और उसकी बेटी मिलती है, जिसमें लड़की का नाम ओलिविया और आदमी का नाम क्रिस था। क्रिस के सर में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश पड़ा हुआ था। पहले तो इन्हें देख एना को लगता है कि ये इन्फेक्टेड है, लेकिन सारी जांच पड़ताल करने के बाद उसे यकीन होता है कि वो भी ठीक है। वो उन्हें अपने कैंप में लेकर आती है। अभी तक एना को लग रहा है कि ये शख्स उसका पिता है, लेकिन यहाँ ओलिविया उसे बताती है कि क्रिस उसके सौतेले पिता है। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि क्रिस और उसकी माँ काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ लिविंग में रह रहे थे। उन्होंने कुछ महीने पहले शादी का प्लान किया, लेकिन इस खतरनाक वायरस के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। अब एना उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कार में सो सकती हो, मगर ओलिविया यहाँ टेंट में क्रिस के साथ ही रहना चाहती है। सुबह उठकर वो थोड़ी बहुत और बातें करते हैं, जहाँ पर एना को मालूम पड़ता है कि ये लोग साउथ से आ रहे हैं और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। शाम होते होते क्रिस को होश आ जाता है, जो देख ओलिविया बेहद खुश होती है। यह एना क्रिस से पूछती है कि क्या तुम नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। वो जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि नॉर्थ की तरफ शायद वो वायरस नहीं पहुंचा होगा और वहाँ सब कुछ सही होगा। फिर क्रिस कैंप के आसपास की जगह को एक बार निहारते हुए एना से बोलता है कि यहाँ तो तुमने रहने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इसीलिए तो तुम्हारी कोई भी जान ले सकता है। फिर अगला सवाल करता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी का टैंक फुल है, जिस पर एना ना में जवाब देती है। अब क्रिस की ऐसी बातें सुनकर एना को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। उसे डर था कि कहीं उसने क्रिस की जान बचाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मन ही मन ये बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही है, कहीं ये दोनों मिलकर उसे इन चीज़ों को हड़प न ले। तभी क्रिस कहता है कि मुसीबत के इस समय शायद ही कोई किसी की मदद करे, लेकिन तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो उसे बताता है कि मेरी पत्नी भी इस वायरस की चपेट में आ गई, जिसके कारण मुझे उसे एक कमरे में बंद करके रखना पड़ा। उसकी चीख बहुत ही दूर दूर तक सुनाई देती थी। मुझे जब उसका दर्द देखा नहीं गया तो मजबूरी में मैंने उसे मार दिया। अब शाम को एना की नज़र ओलिविया और क्रिस पर जाती है, जो तालाब के किनारे काफ़ी मस्ती कर रहे थे और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसी मजाक चल रहा था। ये देख एना को काफ़ी बुरा लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बाप बेटी है ही नहीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बुरी स्थिति में भी कोई कैसे खुश रह सकता है। ये तो वो बेचारी अपने दुखों के आगे सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद मछली पकड़ने के दौरान वो दोनों फिर से एक बार जुगलबंदी करना शुरू करते हैं, जिसमें एना उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। क्रिस को एना का ये अंदाज काफ़ी गलत लगता है। उसे रात में सवाल करता है कि आखिर वो उसे शांत रहने को क्यों बोल रही थी। तो एना कहती है कि यहाँ सबकी ज़िंदगी कितनी दुख भरी गुजर रही है। तुमने कल ही बताया कि कैसे तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। अब देखो, उन सब चीज़ों को भूल कर तुम ऐसे घूम रहे हो जैसे कि किसी पिकनिक पर आए हो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। अभी तक अपने अतीत को मैं भूल नहीं पाई हूँ। क्रिस उससे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला, मुझे सब कुछ याद है। बस मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मुझे कब और क्या याद रखना है। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि ओलिविया क्रिस को कुछ अलग ही तरह से निहार रही है। इसे समझ आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है, लेकिन एना को यहाँ होने से न जाने उसे क्यों जलन हो रही है। हालांकि इस बात से बेखबर सुबह जब क्रिस ओलिविया से एना के बारे में पूछता है तो वो उसे जल भूनकर और राख हो जाती है। तो वो क्रिस से पूछती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर रुके क्यों हैं।
उन्हें अब तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस पर वो उसे कहता है कि इस तरह हम ऐना से बिना बताए कहीं जा नहीं सकते। उसने हम लोगों की काफ़ी मदद की है, कम से कम एक बार उसे पूछना तो बनता ही। बेचारी यहाँ इतनी अकेली जो पड़ गई है, ये सुनकर तो ओलिविया को और बुरा लगता है। वही रात में हम देखते हैं कि क्रिस ऐना द्वारा दिए गए कैन फूड में से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बचा कर इकट्ठा कर रहा है। ये देख वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये खाना क्यों बचा रहे हो। वो बताता है कि मुझे ये सब कुछ आगे के सफर में काम देगा। तो ऐना उसे 2-4 और कैन रखने के लिए बोलती है, मगर क्रिस इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि ऐना को यहाँ खाने की कितनी जरूरत पड़ने वाली है। वो इस तरह उसे भूखा मारने के लिए भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अगर ऐना भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है तो शायद वो कुछ सोचता है। उसकी ये बातें ऐना को काफी अच्छी लगती और धीरे धीरे उसकी तरफ वो खिंच रही थी, परंतु वो क्रिस के साथ चलने के लिए मना कर देती, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसकी यादें हैं, जहाँ पर उसने अपनी पति और बेटी का एहसास होता है। बाकी जिस भी दिशा जाने के लिए वो कह रहा है, न जाने वहाँ कुछ है भी या फिर नहीं। क्या पता वहाँ मौत उनका इंतजार कर रही है। इससे अच्छा तो यही जगह, कम से कम वो जिंदा तो बचे हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता और हम देखते हैं कि ऐना, ओलिविया और क्रिस में काफी घुल मिल गए। यहाँ तक कि अब जो उन दोनों की नजदीकियां ओलिविया से देखी नहीं जा रही थी, इसके चलते आखिर एक दिन क्रिस से पूछ बैठी कि ऐना उसकी माँ की तरह लगती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ रखता है। तो इस पर क्रिस उसे प्यार से समझाता है कि वो महिला यहाँ पर काफी दिनों से अकेली है। उसने बहुत ही बुरे वक्त देखे हैं अतीत में, अगर हम उसे अपने साथ रखेंगे तो कम से कम उसका ख्याल तो रख सकेंगे, इसके बदले वो हम लोग को भी देख रेख करेगी। वहीं कुछ देर बाद ओलिविया जब ऐना के साथ थोड़ा बहुत वक्त गुजार रही थी तो उसे अपने बारे में बताते हुए अपनी बेटी को याद करने लगती। अब यहाँ से कहानी अतीत में जाती है और हमें मालूम पड़ता है कि एक रोज़ जब खाने के इंतज़ाम के लिए ऐना अपनी बेटी को कार में छोड़कर एक घर आई तो वहाँ उसका सामना एक ज़ॉम्बी महिला से होता है, जिसे देखते ही वो सीधा उसे गोली मारती है और उसके खून के छींटे आकर उसके कपड़े पर लग जाते। इस बात से अनजान जब ऐना वहाँ से वापस अपनी बेटी के पास आती है तो उसे रोता हुआ देखती है। जल्दी जल्दी में बिना कपड़े चेंज किए उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, लेकिन इसी चक्कर में ऐना के कपड़ों में लगा हुआ ज़ॉम्बी का वो खून उसकी बेटी के ऊपर लग जाता और वो इन्फेक्टेड हो जाती है। वेल, यहीं पर कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ओलिविया को देखते। वो आज ठान कर बैठ गई है कि क्रिस से अपनी दिल के सारे जज्बात बयां कर देगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब क्रिस और ऐना एक साथ अकेले होते हैं तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर यहीं पर वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि पूरी रात इसी गाड़ी में एक दूसरे की बाहों में बिता देते। ओलिविया जब उन्हें इस तरह साथ में देखती है तो इसका दिल धक से हो जाता है और गुस्से गुस्से में सारे खाने का सामान चोरी करके वहां से अकेले निकल जाती है। सुबह जब उनकी आंखें खुली तो क्रिस ऐना ने एक बार फिर अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो एक बार फिर से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि इस जगह पर उसकी जिंदगी की सबसे कीमती यादें। लेकिन क्रिस उसे बार बार चलने के लिए उसको फोर्स कर रहा था, जिस पर गुस्से में ऐना गाड़ी से बाहर निकलती है और अचानक उसकी नजर बाहर के नज़ारे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि गाड़ी का ट्रंक खाली हुआ था और खाने का सारा सामान गायब था। ओलिविया भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रही है। दोनों को ये समझते देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ और ये काम किसका है। फिर वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ओलिविया जंगल के रास्ते नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी तो उसके सामने एक ज़ॉम्बी महिला आ जाती है। इसे देख वो घबरा कर चिल्लाते हुए वापस भागती है। तो यहाँ क्रिस भी पहुंच जाता है, मगर मौका पाते ही वो ज़ॉम्बी महिला क्रिस पर हमला बोल देती है। इतने में वहाँ ऐना आ जाती है और अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो गोलियां तो कैंप में ही भूल गई, इसीलिए अपनी बंदूक से ही ज़ॉम्बी महिला पर वार करती है। लेकिन क्रिस उसके हाथों से बंदूक छीन कर उस महिला को पीट पीट कर मार डालता है। ये कहानी एक बार फिर अतीत में चली जाती है। हम ऐना को उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जिसके शरीर में अब इन्फेक्शन के लक्षण उभरने लगे। उसकी बेटी का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर ऐना कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद कोई रास्ता ना मिलने पर वो अपनी बेटी के मिल्क पाउडर में एक एस्प्रेसिन की गोली मिलाकर उसे पिला देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। उसने यह काम अपने करेजे पर पत्थर रखकर किया। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर क्रिस ओलिया के साथ वहाँ से निकलने की तैयारी में जुटा था। वो एक बार फिर ऐना से अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर हर बार की तरह ऐना का जवाब टस से मस नहीं होता। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, इस जगह से मेरे परिवार की यादें जुड़ी हुई है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो क्रिस उसको समझाता है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है,
तुम्हारा परिवार अब उनसे दूर जा चुका है, तुम्हारे पास अब कभी लौट कर वो नहीं आएंगे। उन यादों को क्या करोगी तुम, खुद भी जिंदा बच नहीं पाओगी और ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इतना समझाने के बाद फाइनली वो मान जाती है और उसके साथ चलने को तैयार थी। अब यहाँ वो उसे गैलन से भरा हुआ पूरा फ्यूल टैंक दिखाती है, लेकिन खाने के सामान अभी भी अधूरा था। इसीलिए एक अंतिम बार नज़दीक के घर में जाकर सारा का सारा फूड सप्लाई लेने का फैसला करती है। अब ये तीनों घर की तरफ बढ़ते हैं और रेडी हो जाते हैं, जहाँ प्लान के तहत क्रिस ज़ॉम्बी का मन भटकाएगा और एना और ओलिविया खाना लेने के लिए घर के अंदर पीछे के दरवाजे से घुसेंगे। वेल होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही एना किचन में दाखिल होती है, पीछे से ओलिविया उस पर एक भारी हथियार से हमला कर देती है और वहीं बेहोश कर देती है और सारी फूड सप्लाई लेकर चली जाती है। ओलिविया जाते जाते जोर से चिल्ला भी देती है, जिससे कि ज़ॉम्बीज किचन की तरफ बढ़ाए एना को अपना शिकार बनाने के लिए। लेकिन इस बीच वो एक चीज भूल जाती है, वो खुद के ऊपर यूरिन डालना भूल गई थी। ओलिविया भागते हुए क्रिस के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि एना की मौत हो चुकी है, परंतु उसकी गन की महक से पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी उन तक पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एना को होश आता है, वो बगल में रखे पेशाब के पूरे गैलन को अपने ऊपर छिड़क कर वहां से भागने में कामयाब होती है। आखिर वो ये काम बरसों से करती हुई आ रही। वो जो जंगल के रास्ते कैंप की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि ज़ॉम्बीज ने ओलिविया और क्रिस पर हमला कर दिया। अब वो है तो हिम्मती, इसीलिए कि करके ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, लेकिन अंत में उसके पास बंदूक में केवल एक ही गोली बची थी। उन दोनों में सिर्फ वो एक ही को बचा सकती है, इसीलिए थोड़ी देर सोचने के बाद वो ओलिविया को बचाने का फैसला करती है। नतीजा क्रिस की वही मौत हो जाती है। एना और ओलिविया किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब होते हैं और वहां से निकल जाते। रास्ते में ओलिविया अपना सर एना के ऊपर रखकर सोचने लगती है कि आखिर उसने उसके साथ कितना गलत किया। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वहीं दूसरी तरफ एना भी क्रिस की याद में मायूस थी। न जाने क्यों वो जिंदगी में जिन जिन लोगों को अपना समझने लगती है, ईश्वर उसे छीन लेता है और इसी दुख भरी याद में वो बहुत ही जोर से चिल्लाकर अपने दर्द को बयां करती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। वेल आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।